सेहरश की कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम सेहरश है। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला था। जो भी देखता कहता तुम्हारे शोर तुमसे बेहद मोहब्बत करेंगे। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में अजीब सी कैफियत रही थी। बस एक बार ही मैंने हारस की तस्वीर देखी थी, उस पर दिल हार बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लगता था। पिछले 6 महीनों में मैंने कितने ख्वाब सजाए थे बता नहीं सकती थी। आंखें बंद करती तो बस हारस की सूरत नजर आती। मैं दुल्हन बनी बैठी उसके इंतजार में थी। मेरा दिल घबराने लगा। जब वक्त गुजर गया और बारात न पहुंची, मेरे अबू बहुत परेशान थे और अम्मी बार बार सास को फ़ोन कर रही थी, मगर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब्बू ने मेरा छोटा भाई हमजा को उनके घर भेजा ताकि वो वजह मालूम करे, और जो बात सामने आई उसने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वो कहने लगे कि हारस जाने कहाँ गायब है, सुबह से घर में नहीं है, वो ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरा भाई बोला कि शादी के दिन वो कहाँ जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, जैसे ही वो आएगा तो बारात लेकर आ जाएंगे। हारिस का छोटा भाई कहने लगा कि भाई की शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी, शायद इसलिए वो घर से भाग गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे घूरा, मगर हमजा समझ गया था कि अब ये बारात कभी नहीं आएगी। जब उसने हाल में आकर ये बात अब्बू और अम्मी को बताई तो वो वहीं बैठ के दिल थाम कर रोने लगे। शोर उठ गया। कोई मुझे मनहूस कह रहा था और कोई लड़कों वालों को बुरा भला। अब्बू को दिल में सख्त दर्द उठा और मैं कमरे से निकलकर अब्बू को संभालने लगी और खुद भी रोने लगी। मेरी 2 बड़ी बहनें अपने शोरों के साथ आई थी, लेकिन उनके शोर अब्बू को संभालने के बजाय मुझे ताने देने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं जिसकी बारात वापस जाए। वो मेरी बहनों को भी ताने दे रहे थे जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब मेरे अपने ही जो मुझे बुरा भला कह रही हैं। उसी वक्त एक नौजवान मेहमानों से उठा कहने लगा, मैं इस लड़की से निकाह कर लूँगा। ये सुनते ही हाल में सन्नाटा छा गया। अबू ने उस नौजवान को देखा। उसका रंग काफ़ी काला था, कद छोटा और जिस्म भरा हुआ था। शक्ल भी आम सी थी, देखने में वो बिल्कुल पुरकशिश ना था, लेकिन उस वक्त अब्बू को वो किसी फरिश्ते से कम न लगा। अब्बू ने ये तक ना पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कितना कमाता है। बस फौरन कहने लगे, बेटा आज जो एहसान तुम कर रहे हो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं कुछ कह नहीं सकी। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैंने हारिस को एक ख्वाब अपनी आंखों में बसाए थे, जो कि एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। मैं भला कैसे उसकी आम आदमी के साथ शादी कर लेती, मगर अब्बू को बस अपनी इज्जत बचाने का एक ही हाल नज़र आ रहा था, कोई भी आए और मेरा निकाह कर ले, मुझे रुखसत कर दे, उसके बाद जो भी हो किसी को परवाह नहीं थी। रोते रोते मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। जब रुखसत होकर बाहर आई तो सामने पीली रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरा दिल ऐसे कुचला जैसे किसी ने हाथों से मसल दिया। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। वो यहाँ शादी के मेहमानों को छोड़ने आया था। मेहमानों ने कहा था कि वापसी पर भी वो इन्हें इसी टैक्सी में ले जाएगा, इसीलिए उसे हॉल के कोने में बिठा दिया गया था कि खाना खा ले। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके छोटे से घर रुख की जाऊंगी। गरीब से मोहल्ले की एक तंगो तारीख घर के बाहर टैक्सी रुकी। वो नीचे उतरा, दरवाजे का ताला खोला, फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं पथराई हुई खड़ी उसे देखती रही। वो घर क्या था, बस एक छोटा सा आंगन, सीमेंट का फर्श, एक तरफ छोटा सा किचन, सामने ही एक कमरा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया। आंसू बहने लगे। वो मुझे कमरे में ले गया। पुराने से पलंग पर साफ चादर बिछी थी, साथ एक छोटी सी अलमारी और दीवार पर एक आईना, बस यही सामान था। उसने मुझे पलंग पर बिठाया और कहा, आपके लिए पानी लाता हूँ। मैंने सारा ला दिया। वो फ़ौरन बाहर गया और कुछ देर बाद एक स्टील के गिलास में पानी ले आया। गिलास देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत अब क्या है। मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। हम 3 बहनें थीं। इन सब में ज़्यादा हसीन और नाजुक मिजाज में आई थी। मुझे हमेशा नखरे थे। आज तक कभी बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि कहती थी कि इससे मेरे नरम हाथ खराब हो जाएंगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी कि आग के पास बैठने से मेरा रंग खराब हो जाएगा और चेहरे पर दाने निकल आएंगे। अगर कभी मेरा कोई भाई या बहन मुझे स्टील के गिलास में पानी दे देता तो मैं वो गिलास ज़मीन पर दे मारती और कहती कि मेरे लिए हमेशा शीशे के गिलास में पानी लाया करो। लेकिन आज जब उसने मेरे हाथ में स्टील का गिलास दिया तो मैंने बस 2 घूंट पिए और वापस उसे दे दिया। उसने गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठकर बोला, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने दिल में सोचा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे साथ बुरा ही तो हुआ है, बल्कि निकाह होने के बाद तो और भी बुरा हुआ। अब्बू को शादी करने से पहले तो देख लेना चाहिए था कि वो अपनी हसीन बेटी किस किस सुपुर्द कर
रहे हैं। अगर हारिस भाग गया था तो क्या ये ज़रूरी था कि मुझे फ़ौरन किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह दिया जाता? कोई और बेहतर रिश्ता भी तो आ सकता था। मेरे आंसू रुके नहीं थे कि मैंने सोच लिया कुछ दिन ऐसे ही गुजार लूँगी और फिर इससे तलाक लेकर मेके वापस चली जाऊँगी। मैं उस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। निकाह के वक्त तो मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं होशो हवास में ही ना थी। बाद में पता चले कि उसका नाम सलमान है। बस तो उस वक्त अब्बू को अपनी इज्जत का भरम रखना था और मैं उनके लिए कुर्बानी का बकरा बन गई। सलमान ने अचानक 500 के नोट मेरे हाथ पर रखे और कहा, ये आपकी मुंह दिखाई है। शायद 2000 के करीब रकम थी। मुझे फौरन याद आया कि हारिस की माँ फख्र से कहा करती थी कि उसका बेटा मुंह दिखाई पर हीरे का सेट देगा। मेरे आंसू उन नोटों पर गिरने लगे। मैंने वो पैसे एक तरफ रख दिए और आहिस्ता से कहा, सुनिए। वो बोला, जी फरमाइए। मैंने कहा, मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो बोला, मुझे मालूम है कि आप ज़हनी तौर पर उस वक्त किसी भी तअल्लुक़ के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको तंग नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका हक है वो तो आपको देना ही है। ये कहकर वो अपने तकिए और रजाई लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दिसंबर की सर्द रात थी। मैं दुल्हन के जोड़े में लेट तो गई, लेकिन उस लिबास में सोना बहुत मुश्किल था। रोते हुए मैंने अपने जेवर उतारे, अलमारी खोली तो वहाँ सिर्फ मुर्दाना कपड़े लटके हुए थे। मजबूरन मैंने वही पहने और पलंग पर लेट गई। सुबह अजान की आवाज़ कानों में आई तो आँख खुल गई। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में आया हो। मैंने आंखें आस्ता से खोली तो देखा कि सलमान गुस्ल खाने में नहा रहा था। उसके बाद एक नज़र मेरी तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। गालिबन वो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था। मैं अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वुज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर नफल पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही हाथ दुआ के लिए उठाए तो हिचकियों से रोने लगी कि आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरी शादी ऐसे शख्स से कर देगी जो मुझे एक लम्हा भी पसंद नहीं था। सुबह जब वो टैक्सी चलाने के लिए घर से निकला तो जाते हुए कहने लगा, मैंने फ्रिज में खाने पीने का सामान रख दिया है, जो बनाना चाहे आप बना ले। मैं खामोशी से बैठी रही, उस छोटे से घर को देखते रही। अम्मी अब्बू ने तो पलटकर ये तक नहीं पूछा था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। जब भी अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती तो आंखों से आंसू बहने लगते। बार बार अल्लाह से सवाल करती कि मेरा क्या कसूर था जो मेरी शादी इस शख्स के साथ हुई। शाम को जब सलमान वापस आया तो मैंने सिर्फ दाल बनाई थी। उसने खामोशी से खाई और फिर मुझे कुछ पैकेट थमा दिए। बोला, इसमें ख़वातीन के कुछ कपड़े हैं। ज़्यादा समझ तो नहीं थी, इसलिए जो समझ आया ले आया। कल रात से आप मेरा ही कपड़ा पहने हुए हैं। इस होलिये में आपको बाहर नहीं ले जा सकता। इन कपड़ों में एक लाल सूट भी है, वो पहन लीजिएगा। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। जब मैंने पैकेट खोला तो अंदर हल्का फैंसी लाल सूट, लाल चूड़ियाँ, लिपस्टिक और थोड़ा सा मेकअप भी था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मुझे झुरझुरी सी आई। मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं बना सकती। मैंने कहा, देखें, मेरी बात सुने। मुझे आप पसंद नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। वो बोला, मुझे मालूम है सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, लेकिन हो तो गया है। आपको मेरे जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। रही बात मोहब्बत की, तो असल मोहब्बत निकाह के बाद ही पैदा होती है। वो ये कहकर बाहर चला गया और 1 घंटे बाद वापस आया तो मुझे अब भी पुराने कपड़ों में देखकर बोला, अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। ये सुनते उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, पेशानी पर बल पड़े। वो गुस्से से बोला, मैंने आपको अपनी बीवी इसलिए नहीं बनाया कि छोड़ दूँ। सबके सामने निकाह छोड़ने के लिए नहीं किया जाता। मैंने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते को अपने सर पर सवार मत करें। मैंने सलमान से कहा, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करके अपना गुजर बसर कर सकती हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, मैं आपको वक्त दे देता हूँ, बताइए कितना वक्त चाहिए? मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। अगर आप दे दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी ये बात सुनकर वो खामोशी से वापस बाहर चला गया। अगले दिन मैं सेन में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नज़र उठाई तो सामने वाली छत पर एक हैंडसम लड़का खड़ा मुझे इशारे कर रहा था। अपनी उंगलियों के इशारों से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत हसीन हूँ। अगरचे ये हरकत बहुत बुरी थी, लेकिन वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। फिर इशारों में उसने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा और मैंने भी उंगलियों के इशारे से उससे नंबर बता दिया। एन उसी वक्त घर का दरवाज़ा खुला। सलमान अंदर आया तो वो लड़का फ़ौरन छत से नीचे उतर गया। सलमान ने भी उस छत की तरफ नज़र डाली। मुझसे कहने लगा कि यहाँ मत बैठा करो, सामने बहुत ही छिछोरे लड़के रहते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो भी करते हैं मेरा तो वक्त कट ही जाएगा, कम अज़ कम शक्लो सूरत में तो सलमान से
कई गुना अच्छा है। उसके बाद ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया कि जैसे ही सलमान घर से बाहर जाता मैं उस लड़के से इशारों में बात करने लगती। एक बार तो रात के वक्त उसका फ़ोन भी आ गया। वो कहने लगा कि जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? वो बोला कि हाँ मुझे सब पता है, तुम उस काले बदसूरत ड्राइवर की बीवी हो। पता नहीं इतनी हसीन बीवी से कैसे मिल गई, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने कहा ये बात तो है, ज्यादती तो मेरे साथ हुई है, लेकिन अब क्या किया जा सकता। वो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैंने कहा देखो, मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन की हद तक ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा और बोला ठीक है, हम सिर्फ बात ही करेंगे। मैंने भी उसकी ये बात मान ली, क्योंकि अब दिल तो मुझे भी बहलाना था। उस ड्राइवर सलमान से मेरा दिल नहीं लग सकता था। फिर मेरी उस लड़के से फ़ोन पर बातचीत होने लगी। वो मेरी बहुत तारीफ़ें करता, कहता उसने आज तक मुझ जैसी हसीन लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाती। मेरा शौहर सलमान वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, हमेशा बाहर चारपाई पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस उसके कपड़े इस्त्री करने और खाना देने की जिम्मेदारी होती थी, ना ज़्यादा बातचीत ना ही कोई कुर्बत। ज़्यादातर रात को वही लड़का मुझे फ़ोन करता था। उसका नाम उमर था, नाम भी अच्छा था। एक दिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। मैंने कहा रोज़ तो देखते हो। वो बोला नहीं, ऐसे नहीं, पास से ऐसा करते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैंने कहा ना बाबा, मुझे डर लगता। वो हंस कर कहने लगा कि जब मोहब्बत की है तो डरना क्या। मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस बात करती हूँ। वो बोला वो भी करने लगोगी, और वैसे भी मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा हैंडसम हूँ। मैंने कहा हाँ तुम हैंडसम तो हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ स्मार्टनेस से मतलब होना चाहिए, और वो मेरे पास है। मैंने कहा खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता। हाँ अगर तुम कुछ कमाने लग जाओ तो शायद मैं सोच सकूं। वो बोला वाह, एक ड्राइवर की बीवी होकर इतने नखरे। मैंने कहा कि मैंने आज तक अपने शोहर को अपने करीब नहीं आने दिया। वो कहने लगा मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, मेरा वायदा है कि तुम कटी पतंग की तरह खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। वो बोला देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कशिश होती है, औरत तो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगती है और फिर नहीं देखती कि गुनाह क्या है और सवाब क्या है। मैंने कहा लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि अगर तुम ऐसी ना होती तो अपने शोहर को कभी इनकार न करती, उसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसकी ये बातें मुझे बुरी लगी और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सलमान मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाएंगे। मैं फ़ौरन तैयार हुई, क्योंकि कई दिन से बाहर नहीं गई थी, इसलिए सोचा कि खाने में कोई हर्ज नहीं। जिस रेस्टोरेंट में हम गए लोग हमें देख रहे थे, हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में ले आया। उसने कोने वाली टेबल बुक की ताकि सुकून से खा सकूँ। वहाँ उसने मुझे एक बारीक सी सोने की अंगूठी भी दी और कहने लगा कि ये मेरी मोहब्बत का तोहफा है, समझ कर रख लो। अगरचे ये कोई कीमती चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन ली। सलमान बोला बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा शुक्रिया। खाने का मेनू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो मंगवा लो। मेरे लहजे में अब भी नफरत थी। वो बोला कि ये दावत मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है, जो चाहो मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और कहा कि तुम मेरी दावत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बोला जो तुम्हें मंगवाना है मंगवा लो। उस वक्त मेरी जेब में अच्छे खासे पैसे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। शायद उसने कई महीनों की अपनी सारी जमा पूंजी आज उड़ानी थी। मैंने खाने का आर्डर दे दिया और खूब पेट भरकर खाया, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पसंद की थी। लेकिन जब आइसक्रीम खा रही थी तो अचानक थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई तो वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई। मगर जैसे ही बाहर निकली, वहाँ एक लड़का खड़ा मेरा रास्ता रोककर बेहुदा बातें करने लगा। मैंने उसे डांट दिया, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने चीखना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती बदतमीजी करने लगा। लेकिन इतने में ही दरवाज़ा खुला और सामने सलमान खड़ा था। ये मंजर देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने उस लड़के को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। लोग जमा हो गए, मैनेजर भी आया और आखिरकार सलमान ने उस बदतमीज़ को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने सलमान को इतने गुस्से में देखा। उसके हाथ जख्मी हुए थे और होंठ के करीब भी चोट आई थी। मेरा दिल कट गया और मैंने कहा तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत थी। सलमान ने कहा शुक्र करो उसे जान से नहीं मारा, और ना वो मेरे हाथों से मर जाता। मैंने पूछा तुम इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? पता नहीं मैं क्या सुनना चाहती थी, मगर वो बोला तुम मेरी इज्जत हो
اور وہ مرد قابل لعنت ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، اور وہ عورت بھی لعنت کے لائق ہے جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے آگے اپنی خوبصورتی پیش کرے۔ عورت کا حسن اگر شوہر کے لیے محفوظ ہو تو قیمتی ہیرا ہے، ورنہ گلے سڑے پھل کی طرح جس پر ہر مکھی منہ مارتی ہے۔ تم میرے لیے قیمتی ہو، اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن عمر کی کال آئی، مگر میں نے بات نہیں کی کیونکہ سلمان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے عمر سے جھگڑا کر لیا اور کہا کہ دوبارہ کال کی تو اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اس کے بعد عمر نے کبھی کال نہیں کی۔ آج میں نے بہت تیاری کی، سلمان کی پسند کا کھانا بنایا، کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا بنا لوں۔ سوچا کہ اب میں اس کی ہو جاؤں جس نے مجھے عزت دی اور سب کے سامنے میرا مان رکھا۔ سلمان میرے لیے اس وقت ہینڈسم لڑکے سے زیادہ ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ شاید انسان کی نظر ہی کسی کو بدصورت یا خوبصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ کے بنائے سب انسان حسین ہی ہوتے ہیں۔ آج جس نظر سے میں سلمان کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سانولا رنگ بھی مجھے بہت جچ رہا تھا۔ میرے دل میں سلمان کے لیے محبت اترنے لگی۔ وہ میرے لیے کنگن اور پھولوں کے گجرے لایا جو میں نے مسکرا کر پہن لیے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں بہت قیمتی ہوں نا، میں چاہتی ہوں آپ مجھے انمول بنا دیں۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سلمان کی محبت نے مجھے بدل دیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ صرف چہرے کی خوبصورتی دل کو وقتی سکون دیتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ اب میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے سلمان جیسا شوہر ملا۔ میں نے اپنے والد کو بھی معاف کر دیا کیونکہ انہی کے فیصلے کی وجہ سے مجھے ایسا محبت کرنے والا انسان ملا۔ والدین بھی ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں اور میں بھی جاتی رہتی ہوں۔ میری زندگی اب خوبصورت راہوں پر چل رہی ہے۔ دوستو، یہ کہانی میں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اصل عزت اور وقار انسان کے عمل اور کردار سے بنتا ہے، نہ کہ اس کے باپ دادا کے پیشے سے۔ اگر ہم معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ ختم کرنی چاہیے۔